नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने मैं जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, ये टॉपिक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के ऊपर है। और बेसिकली ये टेक्नोलॉजी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की उर्फ़ आम के अंदर लाईफाई के नाम से भी मशहूर है। आप लोगों ने वाईफाई का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वाईफाई ही से रिलेटेड या वाईफाई ही के नाम से रिलेटेड एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है लाईफाई, यानी लाइट फिडेलिटी। जो वाईफाई है वो वायरलेस फिडेलिटी कहलाती है, लाईफाई जो है वो लाइट फिडेलिटी कहलाती है। बहरहाल, तो हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप इसको समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोग आमतौर से, ख़ासतौर से जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ किया है कम्युनिकेशन के लिए, चाहे लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन हो या शॉर्ट रेंज की कम्युनिकेशन हो, तो उसके अंदर हमने अपना जो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किया है वो विजिबल लाइट से पहले का स्पेक्ट्रम है। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, मेरा ख्याल है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम किस तरीके का है। जो हमारी पहली बुलेट है EM स्पेक्ट्रम, तो अगर आप इस तरफ तवज्जो दीजिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो स्टार्ट होता है रेडियो वेव से, और रेडियो वेव से फिर आगे की तरफ बढ़ता है। रेडियो वेव से आगे जब आप जाएंगे तो फिर आपको माइक्रोवेव्स मिलेंगी, माइक्रोवेव से आगे जाएंगे तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से आगे आएंगे तो फिर आपको रेड से लेकर वायलेट का विजिबल रीजन मिल जाएगा, और फिर वायलेट के आगे जब आप जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद फिर आपके पास एक्स रेज आ जाएंगी, गैमा रेज आ जाएंगी, कॉस्मिक रेज आ जाएंगी। ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया रेडियो वेव से लेकर कॉस्मिक रेज तक का, इस सीक्वेंस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और आपकी जो एनर्जी है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि आपकी जो वेवलेंथ है उसमें कमी वाक़ई होती चली आ रही है। तो हमारी जो आज तक कम्युनिकेशन रही है आमतौर से, जो कि बहुत मैच्योर हो चुकी है टेक्नोलॉजी वाइज, वो कौन सा रीजन है? वो वाला रीजन हमारा ये वाला रीजन है रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का रीजन है। ज्यादातर रेडियो वेव्स के अंदर ही कम्युनिकेशन हुई है। माइक्रोवेव को तो बहरहाल हमने समझ लीजिए कि टावर टू टावर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब मामला कुछ इस तरीके का है कि प्रॉब्लम ये है कि जो रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम है, या कह लीजिए जो वाईफाई का आपका नॉर्मल स्पेक्ट्रम है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और कुछ अरसे के बाद आपको इसके अंदर और ज़्यादा बैंड्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। और जैसे जैसे आप जानते हैं कि इंसान तरक्की करता चला जा रहा है, तो आपकी जो स्पेक्ट्रम की डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली आ रही हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो है वो विजिबल लाइट को, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने ह्यूमन आई को जो देखने की सलाहियत दी है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को इंसान की जो आंख है वो डिटेक्ट कर सकती है। 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकती है इंसान की आंख। 400 नैनोमीटर से कम को भी नहीं डिटेक्ट कर सकती, और 700 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ को भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप 700 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के हिसाब से बात करते हैं, तो 700 नैनोमीटर यानी कि सबसे बड़ी वेवलेंथ पर आपको मिलती है रेड लाइट, और रेड लाइट से फिर ये सिलसिला शुरू होता है और ये जाके ख़त्म होता है 400 नैनोमीटर यानी वायलेट के ऊपर। बहरहाल, हमने तो चूंकि स्पेक्ट्रम जो है वो बनाया है इस तरीके से कि अब देखिए ये जो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन है और ये रेड है, और रेड से लेकर ये बीच में बाकी कलर 5 और आ रहे होंगे, फिर ये वायलेट है और फिर ये अल्ट्रा वायलेट है। तो जो लाईफाई टेक्नोलॉजी है वो इस रीजन के अंदर काम करती है। जर्नली तो इस पे फोकस है विजिबल लाइट के ऊपर, यानी रेड से लेकर वायलेट के ऊपर, लेकिन बहरहाल आप इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट को भी इसमें काउंट कर सकते हैं। इसलिए देखिए, मैंने अगली जो अपनी बुलेट बनाई है उसको आप जरा देखिएगा। अगली बुलेट जो है वो मेरी क्या है? स्पेक्ट्रल वेवलेंथ इन लाइट। लाइट के अंदर कौन सी वेवलेंथ होती है? ये विजिबल लाइट की बात हो रही है। तो विजिबल लाइट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक आपके पास जो है वो क्या मौजूद है? वेवलेंथ मौजूद है। 400 नैनोमीटर पे अल्ट्रा वायलेट है और 700 नैनोमीटर पे आपके पास जो है वो रेड है। ये वेवलेंथ इंक्रीज वाइज बनाई गई है, ऊपर की जो डायग्राम है वो वेवलेंथ डिक्रीज वाइज बनाई गई है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो रीजन है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर का रीजन, वाईफाई का रीजन इससे थोड़ा सा बड़ा है,
क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लाईफाई का जो रीजन है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, क्योंकि लाईफाई जो है वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड को भी अपने अंदर इस्तेमाल कर रही है। तो आप इसका जो, अगर आप लाईफाई का या विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें जो है वो आप इससे थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यानी तकरीबन समझ लीजिए कि आप 375 नैनोमीटर से स्टार्ट लेते हैं और 375 नैनोमीटर से लेकर आप इसको आगे तकरीबन 780 760 तक ले जाते हैं, क्योंकि आपको इंफ्रारेड तक जाना होता है। तो प्रैक्टिकली जो रीजन आपका चल रहा है विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का वो 375 से लेकर 780 नैनोमीटर के दरमियान में वेवलेंथ के चल रहा है। इस रीजन के अंदर कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बहुत सारी जो कह लीजिए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं लाईफाई को या वीएलसी को लेकर, वो कामयाब हुए हैं, लेकिन बहरहाल उनमें अभी भी लिमिटेशंस हैं और टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं हुई। जिस तरह से समझा जा रहा था कि लाईफाई जो है जब ये प्रेजेंट हुई और उसके बाद फिर इसका ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, IEEE ने इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड 802.15 के नाम से 8.7 के नाम से अलग कर लिया, लेकिन बहरहाल जिस तरह से सोचा जा रहा था कि वीएलसी की टेक्नोलॉजी या लाईफाई की टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, उस तरीके से हो नहीं सका है फिल वक्त तक, अभी तक ऐसा ही है। बहरहाल कुछ जगहों पर या कुछ ममालिक ने जो है वो वीएलसी को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इम्प्लीमेंट किया, उनमें से एक मुल्क जो है वो चेक रिपब्लिक है। बहरहाल मैं उसके बारे में आपको आगे चलकर बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, हमें अगली चीज़ ये देखनी है कि हमारे पास जो लाईफाई टेक्नोलॉजी या वीएलसी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो डाटा का सिग्नल जनरेट होगा, उस डाटा के सिग्नल की जनरेशन के लिए हम लोग जनरली क्या इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी अगली बुलेट पर चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारी बुलेट है वो बेसिकली है सोर्सेज ऑफ डाटा सिग्नल्स। तो देखिए, डाटा सिग्नल्स के जो सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, उन सोर्सेज के अंदर हमारे पास फ्लोरेसेंट लैंप्स, एलईडीज, ऑर्गेनिक एलईडीज और रोंजा, ये चार बड़े एक तरीके से समझ लीजिए सोर्सेज मौजूद हैं। फ्लोरेसेंट लैंप क्या होता है, जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा। फ्लोरेसेंट लैंप जो है वो बेसिकली गैस डिस्चार्ज के ऊपर काम करता है। आप क्या करते हैं, एक सील्ड एपरेटस के अंदर जो है वो नोबल गैस, कोई हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह डालकर उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाते हैं। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैथोड से एनोड की तरफ पास होता है तो वो अपनी एनर्जी डोनेट करता है, देता है किसको, उन गैस के इलेक्ट्रॉन्स को जो जंप मार के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले आते हैं, लेकिन सारी जिंदगी वहां रह नहीं पाते, तो वापसी फिर गिरते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, और वो अपनी एनर्जी जो होती है उसको क्या करते हैं, वो इमिट करते हैं, और एनर्जी इमिट करने के बाद वो एनर्जी जो होती है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। तो ये कॉमन तरीकेकार है। इसके अलावा भी और भी तरीकेकार हैं, आपके पास जो है वो मरकरी वेपर के भी लैंप होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फ्लोरेसेंट लैंप जो है बेसिकली गैस डिस्चार्ज लैंप होता है आमतौर से। दूसरी चीज आपके पास है वो एलईडीज हैं, जो लाइट जनरेट करने के काम में आती हैं। एलईडीज मेजॉरिटी आप लोग जानते ही होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड को कहा जाता है। और बेसिकली एलईडीज के अंदर ये होता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए, क्योंकि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, डायोड आप जानते ही हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आते हैं और वो होल्स के साथ कंबाइन होते हैं तो वो अपनी एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज होती है वो आपके सामने विजिबल लाइट की सूरत में बाहर आती है। इसके अलावा मजीद आगे चलें तो इसके बाद आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक एलईडी है। अपने नाम से ही जाहिर है, ऑर्गेनिक एलईडी के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब उसमें से करंट पास करवाया जाता है या उसके अंदर से करंट पास कराने की कोशिश करी जाती है तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। उसके जो एटम्स हैं उसी प्रिंसिपल के मुताबिक ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाते होंगे और उसके बाद फिर वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आने के बाद अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते होंगे। तो उसमें कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप जनरली इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहरहाल मजीद और भी टाइप्स होती हैं। अगर आप वो एलईडीज के ऊपर चले हैं तो उसमें एक्टिव आपको ऑर्गेनिक एलईडीज भी मिलेंगी और आपको पैसिव ऑर्गेनिक एलईडीज भी मिलेंगी। पर बहरहाल हमारे आज के टॉपिक का स्कोप इसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर करना नहीं है। जो आपके पास अगली चीज है वो आपके पास क्या है, रोंजा है। रोंजा बेसिकली आप लाइट की जनरेटिंग सोर्स कह लें या आप ये कह लीजिए कि रोंजा एक तरीके से लाईफाई टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है ना। रोंजा बेसिकली क्या है, लाईफाई ही की एक टेक्नोलॉजी है। असल में 2001 के अंदर जो चेक रिपब्लिक है उसके अंदर उन्होंने एक तरीकेकार शुरू किया था
और वो तरीक़ेकार ये था कि तकरीबन 5 इंच का वो एक क्या किया करते थे, लेंस इस्तेमाल करते थे। और लॉन्ग डिस्टेंस से मुराद यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, लॉन्ग डिस्टेंस तकरीबन इतना भी लॉन्ग नहीं है, यानी तकरीबन 1.2 किलोमीटर इतना हो गया, 1.5 किलोमीटर के अराउंड। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर 1.5 किलोमीटर तकरीबन, या 1.2 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज, क्या किया करते हैं, ये एलईडी के जरिए से, हाई पावर एलईडी के जरिए से जो है वो लाइट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू दी रिसीवर। ठीक है, तो इसमें ट्रांसीवर होता है, जाहिर सी बात है, जो कन्वर्ट करता है आपके सिग्नल को किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, और वो सेंड करता है आगे। रोंजा की फुल फॉर्म होती है रीजनेबली ऑप्टिकल नियर जॉइंट एक्सिस। अब इसका ये नाम क्यों है रीजनेबली ऑप्टिकल नियर जॉइंट एक्सिस, क्योंकि इसके लिए जो है वो आपको प्रीसाइज लाइन ऑफ साइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में मिस पॉइंटिंग होगी तो फिर आपकी जो रिसेप्शन है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगी। पर बहरहाल रोंजा टेक्नोलॉजी के ऊपर चेक रिपब्लिक में आज भी काम हो रहा है, और रोंजा टेक्नोलॉजी के ऊपर जो चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी है वो भी अपने स्टूडेंट्स को FSO यानी कि फ्री स्पेस ऑप्टिक्स के डेमोन्स्ट्रेशन करवा रही है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर डाटा को ट्रांसफर करवा के। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर जाहिर सी बात है कि मसले मसाइल हैं, और मसले मसाइल में सबसे बड़ी बात तो है कि इसका जो एपरेटस है वो अच्छा खासा बड़ा है, 6 इंच का 5 इंच का लेंस है, और बाकी जो उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप उसको ब्रैकेट्स पर लगाना है, कोक्सियल केबल आएंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो तकरीबन ये अच्छा खासा वजन बन जाता है इसके एपरेटस का। और प्लस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर आपके लाइन ऑफ साइट के अंदर बीच में फॉग आ गई, या कोई और इमारत आ गई, या इसके अलावा आपका जो वेदर स्नोई है, या इस टाइप के मसले मसाइल, तो उससे लाइट बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होती है और आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। लेकिन बहरहाल अगर आइडियल कंडीशंस हैं तो इसने 10 Mbps यानी कि जो ईथरनेट की जर्नल स्पीड होती है उसको अचीव किया है फुल डिप्लेक्स मोड में। किसने? रोंजा ने। तो तकरीबन दुनिया के अंदर आप समझ लीजिए कि 1000-2000 जो है वो रोंजा के ऑपरेटर्स जो है वो टिल डेट जो है वो लगाए गए हैं। बहरहाल ये यूज़र डिफाइंड टेक्नोलॉजी है, आप अपने तरीके से जैसे चाहे इसको बना लें, इसको कोई 100% अभी तक जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं किया गया है। बहरहाल मजीद आगे चलते हैं, और अगली चीज़ हमें देखनी है वो ये देखनी है कि किस तरीके से, हमने ये तो देख लिया कि हमारी कौन सी सोर्सेज हैं जो लाइट को जनरेट करेंगी और लाइफाई टेक्नोलॉजी या VLC के अंदर इस्तेमाल होंगी, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मॉड्यूलेशन कैसी होती है। तो एक स्पेशल मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन मैंने अपनी पिछली कह लीजिए कि वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी बताया है। बहरहाल मॉड्यूलेशन बेसिकली एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसमें आप एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर अपनी डाटा की इंफॉर्मेशन को डालकर सेंड कर देते हैं। बिल्कुल वो वाली मिसाल है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई यहाँ से बोलेगे 50 किलोमीटर के फासले पर आपने जाना है पैदल, तो आप बोलेंगे भाई मेरे अंदर इतनी एनर्जी तो नहीं है और मैं इतनी जल्दी भी वहाँ नहीं पहुँच सकूंगा। तो फिर आप क्या करते हैं, गाड़ी का सहारा लेते हैं, बाइक का सहारा लेते हैं। तो बिल्कुल यही वाला मामला भी जो है वो डाटा सिग्नल्स के साथ होता है। डाटा सिग्नल जब जनरेट होते हैं तो उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंसेज के ऊपर ट्रैवल कर जाएं, तो उनको किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे इनकॉर्पोरेट करके ही भेजा जाता है। इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन की किस्म है वो कलर शिफ्ट कीइंग है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको समझनी है। कलर शिफ्ट कीइंग क्या होती है? पहली बात तो है कि कलर शिफ्ट कीइंग जो है वो इंटेंसिटी की वेरिएशन के ऊपर काम करती है। इंटेंसिटी की वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि आपका कलर तो तकरीबन सेम रहेगा, लेकिन कलर की जो इंटेंसिटी है, शिद्दत जो है, उसमें कमी वाक़ई हो रही होगी और ज्यादती वाक़ई हो रही होगी। किसके हिसाब से? जो पीछे से डाटा आ रहा है, बाइनरी 1 आ रहा है, बाइनरी 0 आ रहा है, उस हिसाब से जो कलर की इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही होगी, डाटा के सिंबल के हिसाब से वेरी कर रही होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेरिएशन किस तरीके की हो रही होगी? वेरिएशन इस तरीके की हो रही होगी कि अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ आपको कि जब आप कलर को वेरी करते हैं तो कलर, याद रखिएगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक रखता है। तो अगर आप कलर वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब है आसान अल्फाज में आप फ्रीक्वेंसी ही को वेरी कर रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कलर शिफ्ट कीइंग जो है वो एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग ही है कि फ्रीक्वेंसी में आप तब्दीली ला रहे हैं और आप जो है वो अपना डेटा ट्रांसफर करवा रहे हैं। पर बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन है, आप इंटेंसिटी में फ़र्क लेकर आते हैं, लेकिन इसमें आपको चंद बातों का बड़ा ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो है कि इंटेंसिटी में जो आप फ़र्क लेकर आ रहे हैं वो फ़र्क ऐसा होना चाहिए कि ह्यूमन आई जो है उसको परसीव ना कर सके। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए 2 बातों का और 2 पैरामीटर्स का आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो 2 पैरामीटर्स आपके पास क्या हैं? CFF और CCF। अब ये CFF और CCF से हमारी क्या मुराद है? ये है क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन रेट। क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन रेट, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर कलर फ्यूजन रेट की बात कर लेता हूं। क्रिटिकल
फ्लिकर फ्यूजन रेट से ये मुराद है कि इंसान की आंख को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है कि वो कलर की वेरिएशन को जज कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक जज कर सकता है। अगर कलर की वेरिएशन आपकी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, और एक बात, बहुत तेज़ी से अगर चेंज हो रही होगी तो फिर इंसान की जो आंख है वो इस टेम्पोरल जो क्या आ रही है, कह लीजिए एक वेरिएशन सी आ रही है, इस वेरिएशन को जज नहीं कर पाएगी इंसान की जो आंख है। तो आपको करना ही होता है कि जब आप अपनी इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन करते हैं तो आप अपना जो समझ लें कि इंटेंसिटी की मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी आप ऐसी रखते हैं कि जो फ्लिकर फ्यूजन रेट के थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे ऊपर हो, ताकि आप इंसान की जो आंख है वो उसकी फ्लिकरिंग को महसूस ना कर पाए। अब ऐसा याद रखिएगा कि 0.01 सेकंड, ये सेकंड में बता रहा हूँ, इसको उलट देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ये वो आपके पास एक पैमाना है जो आपको रखना है हर हाल में, ताकि ह्यूमन परसेप्शन जो है वो इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन के दरमियान में जो ह्यूमन परसेप्शन हो रही है वो आपको पता ना चल सके। हालांकि ये बात याद रखिएगा कि अच्छी खासी वेरिएशन हो रही होती है। तो ये दो चीजें जो है, एक फ्लिकर फ्यूजन रेट और दूसरा कलर फ्यूजन रेट, इनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इनको आपने अपने थ्रेशोल्ड के ऊपर रखना है। मैं एक बात यहां पर आपको और बताता चलूं कि जो क्रिटिकल कलर फ्यूजन रेट है और फ्लिकर फ्यूजन रेट है, ये इंसान की आंख के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, लेकिन ये और भी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक ही आदमी के लिए ये CCF और CFF जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर एक आदमी बिल्कुल फ्रेश है और उसकी आंखें थकी हुई नहीं है तो हो सकता है कि उसका जो फ्लिकर फ्यूजन रेट का थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा हो, यानी कि उसकी आंख बहुत एक्टिव है तो ज़रा सा भी कलर में कोई वेरिएशन आएगी तो वो पकड़ सकता है उसको। लेकिन अगर फैटिग्ड आई है, थक चुका है बंदा, तो फिर उसका जो फ्लिकर फ्यूजन रेट होता है और कलर फ्यूजन रेट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि तब्दीली आ भी रही होती है तो उसको इतना पता नहीं चलता। मिसाल के तौर से किसी आदमी को नींद आ रही हो तो उसका जो क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन रेट है या कलर फ्यूजन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गई यहाँ तक बात। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। आपकी जो इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन है उसके अंदर आपने इंटेंसिटी को हम यहाँ पर कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में नापेंगे। आपने पढ़ा होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडेला होता है। तो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर जितना बढ़ेगा, यानी शिद्दत आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा इंसान की जो आंख है वो जज करने के काबिल हो जाएगी चेंजेस के आने में। जितना डल कलर होगा उतना उसको कम पता चलेगा। तो याद रखिएगा कि क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन रेट और कलर फ्यूजन रेट जो है वो आपकी जो कैंडेला पर मीटर स्क्वायर है उनके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ब्राइटनेस है लाइट में ज्यादा और एक लाइट में ब्राइटनेस कम है, तो जिस लाइट में ब्राइटनेस कम है उसके लिए मेरी आंख का जो क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन रेट होगा या कलर फ्यूजन रेट होगा वो कम होगा, और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो मेरी आंख का जो क्रिटिकल फ्लिकर फ्यूजन रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी आपको मोहतात रहना पड़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड को भी हायर साइड पर रखना पड़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइनली 2-3 बातें आपसे और करनी है। पहले मैं इस बुलेट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइफाई टेक्नोलॉजी जो है ये मैंने अपनी जो एक पीछे वीडियो बनाई थी कंपैरिजन बिटवीन दी जनरेशन ऑफ दी सेलुलर नेटवर्क, उसके अंदर भी मैंने आपको OFDM का एक थोड़ा सा आइडिया दिया था। OFDM बेसिकली ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को कहते हैं। बेसिकली OFDM का कॉन्सेप्ट ये होता है कि OFDM ये कहता है कि आप एक कैरियर लेकर उसमें बहुत तेजी से डेटा को चेंज करवाकर सेंड करने के बजाय आप स्लोली वेरी करने वाले कई कैरियर ले लें। यानी इसकी मिसाल यूं है कि फर्ज कर लीजिए आपको जो है वो 4 पैकेट्स को जो है वो 1 घंटे में सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है। तो आपने क्या किया कि हर पैकेट को जो है वो क्या किया, आपने 15 मिनट्स का टाइम दे दिया। तो 15 मिनट्स में पहला पैकेट गया, फिर उसके अगले 15 मिनट में दूसरा पैकेट गया, फिर उसके अगले 15 मिनट में तीसरा, फिर उसके अगले 15 मिनट में चौथा।
तो आपने जो है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी की गाड़ी, हाई स्पीड वाली गाड़ी रखी हुई थी। दूसरा तरीका ये था कि बजाय आप एक गाड़ी जो कि बहुत हाई स्पीड वाली हो उसको रखें, आप 4 गाड़ियां ले लें लेकिन वो स्लो चल रही हो, क्योंकि देखिए ना, अगर एक गाड़ी 15 मिनट में सोर्स से डेस्टिनेशन पे एक पैकेट पहुंचाती है तो उसको भी 1 घंटा लगेगा 4 पैकेट ट्रांसफर करवाने में। और अगर आप 4 गाड़ियां यूज कर लें जो कि 1 घंटे में ही सोर्स से डेस्टिनेशन के ऊपर पैकेट को पहुंचाएं, लेकिन वो चूंकि 4 गाड़ियां हैं तो वो 4 पैकेट वही 1 घंटे में ही पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा हो, इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सिंगल कैरियर होने की वजह से आपकी जो कह लीजिए कि चैनल के जो उसके ऊपर कोई इंटरफेरेंस हो सकती है, चैनल में जाते हुए कोई इंटरफेरेंस उसके साथ हो सकती है, वो कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 4 कैरियर्स हैं, तो 4 सब कैरियर्स अगर अवेलेबल हैं और निस्बत ये कि एक, जैसे फर्ज कर लें एक गाड़ी है, एक गाड़ी अगर खराब हो जाए या पंचर हो जाए तो फिर सारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस बेकार हो गया। लेकिन 4 गाड़ियां थी तो एक खराब हो भी गई तो 3 का तो डाटा कम से कम सोर्स से डेस्टिनेशन पर आप पहुंचाने के काबिल होंगे। तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आप मल्टीपल स्लोली वेरी करने वाले सब कैरियर्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब कैरियर्स आपस में ऑर्थोगोनल भी होते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब यह है कि ये एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक खत्म हो रहा होगा तो दूसरा पैदा हो रहा होगा, जब एक दूसरा पैदा हो रहा होगा तो फिर पहला वाला खत्म हो रहा होगा। तो इस तरह से इनका मामला चलता है। पर बहरहाल एक बात मैं आपको ये बता दूं कि यहां मैंने OFDM नहीं लिखा है, बल्कि मैंने OFDM लिखा है। तो इसका मतलब ये वही ऑप्टिकल ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात हो रही है। इसका मतलब है लाइट के अंदर भी हम अब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर आ गए हैं। ये एक एडवांसमेंट है जिसको IEEE का स्टैंडर्ड जो इनिशियली VLC के लिए या लाइफाई के लिए डिफाइन किया गया था, उसने अभी तक इसको कवर नहीं किया हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि IEEE के हाथ से बाहर निकल गई है ये टेक्नोलॉजी और ये यूजर्स के हाथ में आ चुकी है। बहरहाल आखिरी बात यहाँ पर मैं आपको लाइफाई या VLC से रिलेटेड बताता चलूं कि देखिए, ये बात याद रखिए कि लाइफाई टेक्नोलॉजी से वाईफाई का जब काम करवाया गया तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 224 गीगाबिट पर सेकंड तक की स्पीड्स हासिल करी हैं। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम एक नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि लाइट जो है वो अगर आप इंडोर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी लाइट जो है वो ओपैक या वॉल्स वगैरह के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ये बात आपको मालूम है। हाँ, डिफ्रैक्ट लाइट कर सकती है, वो मुड़ सकती है, ठीक है ना, जैसे रेडियो वेव्स के सिग्नल मुड़ते हैं, लेकिन बहरहाल डिफ्रैक्शन रेडियो वेव्स के सिग्नल्स के अंदर ज्यादा होती है, लाइट के अंदर कम होती है, ठीक है ना। प्लस अच्छा, फायदे क्या क्या है? फायदे हैं कि लाइट का जो मामला है उसके जो जनरेटिंग सोर्सेज हैं और जो बाकी लाइफाई का कॉस्ट वाइज जो फीचर है वो वाईफाई से क्या है या रेडियो वेव्स की जो कम्युनिकेशन थी उससे ये सस्ता पड़ता है। लेकिन बहरहाल मामला वहीं पर आकर अभी अटका हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी के मैच्योर होने में अभी बहुत वक्त बाकी है और इस फील्ड के अंदर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन या लाइफाई से क्या मुराद है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।